मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल हमने आपको बताया था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था। आज ये भी फुल है दिख रहा है, लेकिन आधी चीज़ें इसके भी गायब हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कल उसमें हम नहीं बता पाए थे या बताए थे तो वो एक उसके आधार पर था, लेकिन आज चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर अगली एग्जाम अगली परीक्षाएं आप देंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको आपको बड़ी क्वेरी होती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें भी नहीं दी हुई। जैसे महाबदलाव जो हुआ था कि मेंस में कौन कौन से 2 पेपर शामिल होंगे, उनका सिलेबस क्या होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो अभी भी इसमें जो है आयोग ने, कमीशन ने नहीं बताया है। लेकिन फिलहाल फॉर्म आ चुका है, फॉर्म को आपको भरना है और 2-3 चीज़ें इसमें हैं जो क्लियर करने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 3 अप्रैल, ठीक है ना। अभी 3 मार्च से आपका आवेदन शुरू हो चुका है और 3 अप्रैल इसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन की। ऑनलाइन सबमिशन 3 अप्रैल के बाद मतलब 6 अप्रैल तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा शुल्क है वो आपको 3 अप्रैल तक जमा कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे OTR फॉर्म हमने आपको बताया था कि मुख्य परीक्षा प्री के पहले जमा करना है, लेकिन अब क्लियर हो गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी 1 महीने का आपको टाइम है, ठीक है ना। आप डिले कर सकते हैं और उस OTR फॉर्म को आप जो है 1 अप्रैल 2023 के पहले तक कर सकते हैं। ये मेंस के लिए जरूरी है। देखिए, सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आवेदन करने में OTR नंबर की आवश्यकता होगी, अर्थात प्री में अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी भर सकते हैं। अभी फिलहाल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर OTR भी करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्री हो जाता है तो मेंस का बिना OTR के नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसके बाद में अगली इन्फॉर्मेशन इसी में आप देख लीजिए कि इसमें देखिए जो फीस का आवेदन शुल्क है तो आवेदन शुल्क नॉर्मल जैसे पहले रहता था वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज़ और है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो है आरक्षण। आरक्षण भी वैसे ही है जैसे पहले था, 5 साल के लिए। तो 5 साल उन सारे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी राज्य की कर्मचारी हैं या टीचर हैं, उनके लिए है। OBC SC ST के लिए 5 साल की छूट है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो कि अर्हता आयु की है। आयु छूट क्या है, आयु छूट कितने वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष के पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना है आपको, 1 जुलाई 2023 है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 जुलाई 2023 को कितने वर्ष के होने चाहिए, आप 21 वर्ष के होने चाहिए। तो इसके अनुसार अगर 21 वर्ष के हैं तो कैसे 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होंगे, मतलब 21 से 40 के बीच में तब होंगे जब आप 2 जुलाई 1983 के पहले होंगे। मतलब अगर आप पहले हैं तो आज तक ये 40 साल आपके पूरे होंगे। और अगर 1 जुलाई 2002 तक हैं, अगर आपका जुलाई 2002 है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1 जुलाई के बाद का नहीं होना चाहिए, अर्थात जुलाई के पहले का होना चाहिए। मतलब 30 नवंबर 2002 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि 40 साल यहां से पूरा होगा और 21 साल 2002 से पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि 2002 और 23 21 साल होता है। तो ये चीज एक कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब ये मेन नोटिफिकेशन आ गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे परीक्षा देने को मिलेगी। 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ये ध्यान रखना है। विकलांग को 15 वर्ष की छूट मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप फॉर्म भरते समय आप इनको सब चीज़ें ध्यान करके ही आप फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद में एक चीज़ और इसमें आपको बतानी है मुझे, हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो रिक्तियां हैं वो भी आपको डिसाइड पहले से ही कर दी गई हैं, 173 है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज़ बात यह है कि 173 पद अभी तो हैं, लेकिन हर साल का, पिछले सालों का रिकॉर्ड यही रहा है कि जो वैकेंसी आती हैं उससे कम 100 से 150 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, यहाँ तक कि 300-400 तक भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो 173 है, तो ये नहीं मानना है कि 173 पे आपको परीक्षा देनी है, इससे ज़्यादा पे आपको जो है वैकेंसी हो जाएगी। ये हर बार के अनुसार इस बार भी होगा, क्योंकि कुछ अध्याचन नहीं मिलता है। तो ये होता है कि प्री के एग्जाम के पहले तक अगर कोई भी अध्याचन वैकेंसी का आ जाता है तो उस वैकेंसी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और देखते हैं। देखिए इसमें जो शैक्षिक अर्हता दी हुई है, शैक्षिक अर्हता को भी जरा ध्यान रखिएगा। ये जो शैक्षिक अर्हता इसमें दिया हुआ है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक
अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। आप ध्यान रखना, आप अगर अपीयरिंग में हैं, अगर आपका फाइनली सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आईएएस में होता है अपीयरिंग वाला साला डाल सकता है, लेकिन आप पीसीएस में नहीं कर सकते। पीसीएस में स्पष्ट दिया हुआ है स्नातक उपाधि धारित करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तभी आप कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज ये है कि कुछ देखिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद, अब ये उपनिबंधन है, सहायक श्रमायुक्त है, ठीक है। उसके बाद में ये पोस्टें और हैं, देखिए ऊपर दी हुई हैं, ये विधि अधिकारी है, सहायक नियंत्रक विधि माप और विज्ञान ग्रेड है, प्राविधिक सहायक है, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी है। इनमें स्पेशल आपके पास में अगर ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने किया है क्या, ये कि मतलब भूगर्भ शास्त्र से आपने डिप्लोमा किया है, उसमें विधि से है तो आपने लॉ किया हुआ है, तो ये स्पेशल कुछ पोस्टें हैं, ठीक है। 173 में ढेर सारी एसडीएम की होंगी, डीपीएसपी की होंगी, बीडीओ की होंगी। वो पद सामान्यतः अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कुछ स्पेशल भी जो है आपके पास कोई डिग्री है तो उसके लिए आप यहाँ पर भी आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि इतने पद दिए हैं सिर्फ इन्हीं की वैकेंसी 173 है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एसडीएम के पद होंगे तो उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या किसी भी उससे डिप्लोमा आपका बीएससी जो है ग्रेजुएशन का हो, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको चांस मिलेगा पूरा। तो सिलेबस डिसाइड है, उसको भी जरा देख लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। इसमें आपको जीएस हमने पहले ही बताया था कि जीएस होता है कंप्लीट जीएस, आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गई, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान हो गया। तो ये सारे चैप्टर आपको प्री के लिए पढ़ने हैं, ठीक है ना। जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आगे भी करते रहना है। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में ये वाला सीसेट का, इसको आप सीसेट कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड पेपर को सीसेट कहते हैं, ठीक है ना। ये सीसेट में भी वही चैप्टर हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो आपको लगातार बताया जा रहा है। साथ में इसमें जो मेंस वाला पेपर है, ये सबसे बड़ी बात है, जिसका इंतजार कर रहे थे कि ये मेंस वाला जो पेपर है उसको हम देखेंगे और वहाँ पर क्या बदलाव किया गया, महाबदलाव क्या है, वो जरा सम्मिलित जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, तो पाठ्यक्रम, अब इसमें पाठ्यक्रम तो दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ये बात है कि आयोग ने चीज फिर भी छुपा दी है कि सामान्य हिंदी का तो पेपर आएगा, ठीक है ना। आपको क्लियर है कि ये 150 नंबर का ये पेपर होता है, 150 का ये होता है, उसके बाद निबंध लेखन का 150 का होता है, ठीक है ना। 7 में 3 खंड लिखना होता है, 50 पाठक होते हैं। उसके बाद में क्या है, सामान्य अध्ययन 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ पर जो है ये जो 1 से लेकर 4 तक है, ये पहले से ही संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, मतलब कि जो पहले का पाठ्यक्रम है इसमें वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सामान्य अध्ययन 4 पेपर जो हैं 1 से लेकर 4 तक पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, उत्तर प्रदेश संबंधित विषयों को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर हिंट दे दिया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर बाकी सब कुछ रहेगा। और सामान्य अध्ययन 5 से 6 तक उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत व्यापक पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, ठीक है ना। चैप्टर अभी नहीं बताए गए हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि जो सामान्य अध्ययन का 5वां और 6ठा पेपर होगा, ठीक है ना, 5वां और 6ठा पेपर जो होगा ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का विस्तृत पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको फोकस करना है कि ये आपका 400 नंबर का ये यूपी स्पेशल शामिल हो गया है, लेकिन अब इसमें 5वें पेपर में क्या होगा, 6ठे पेपर में क्या होगा, जो डिफाइन किया जाना चाहिए था वो आयोग ने अभी भी नहीं किया है। और वो इतना सिर्फ कह करके छोड़ दिया है कि भविष्य में इसकी जानकारी ये दिया। उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे, मतलब उपर्युक्त संबंधित शीघ्र ही, मतलब अभी आया नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो पहले से ही पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही आपको मेहनत करनी है। बस ये जो आपका गोल्डन चांस दिलाता है यूपी स्पेशल, वो दोनों शामिल हो गए हैं, दोनों पेपर 400 नंबर के अलग से शामिल हो गए हैं, आपको ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आप पीसीएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो मित्रों ध्यान रखना है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, अपने पास लगा के रख लेना है, भविष्य में आपके काम आएगा। जब भी आप फॉर्म भरें, कोई भी फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन जरूर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले अपडेट तक हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।